न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां नैनीताल के सरोवर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सरोवर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करवाया है। सोमवार को भी बम से उड़ाने की कोर्ट को धमकी मिली थी और वहीं नैनीताल शहर के जिला और सत्र कोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। धमकी भरे संदेश थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती रात परिसर में मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू की है और एक और धमकी भरे संदेश ने फिर खलबली मचा दी है। बता दें आपको, सोमवार को जिला और सत्र कोर्ट के जिला जज के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिला था, जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा रहा। आधे दिन न्यायिक कार्य बाधित होने के साथ ही भारी पुलिस बल परिसर की निरीक्षण किए और पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। वहीं पुलिस की ओर से अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सूचना के बाद डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता कोर्ट परिसर पहुंचा और जज और अधिवक्ता चैंबर्स के साथ ही पार्किंग और अन्य सार्वजनिक स्थलों की गहन जांच में जुटा हुआ है। परिसर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कि कल जो मेल मिला था उसी के उसमें आज एक मेल मिला है कि आज मानव बम यहाँ रखा हुआ है और उसकी वजह से विस्फोट किया जाएगा। तो ये एक तरह से अफरा तफरी मचाने का एक कुछ षड्यंत्र लग रहा है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम अदालतों में होने चाहिए, मेटल डिटेक्टर रखना चाहिए, गेट पास होने चाहिए। और ये जो एजेंसियां हैं जो इससे जुड़ी हुई है वो क्या कर रही हैं, ये यूपी में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये जांच का विषय है कि ये जो एजेंसियां हैं ये जांच कर क्यों नहीं पा रही हैं और ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बार जो है सत्र न्यायालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेल आया है कि 4 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जो है यहाँ पे ह्यूमन बम जो है किया जाएगा, ब्लास्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने सबसे पहले न्यायालय परिसर पूरा खाली करवाया। हमारी बीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम आई, थाने से टीम आई है और साथ में पुलिस लाइन से और हमारे जो हमारी रेस्क्यू टीम है वो भी आई है। तो सारी टीमों ने जो है पूरा परिसर जो है पहले खाली करवाया। उसके बाद जो पूरा परिसर चेक करने के बाद सैनिटाइज कर लिया। जब हमें तसल्ली हो गई कि अंदर कोई भी जो है संदिग्ध वस्तु नहीं है, उसके बाद जो है दरवाजे से जो है जो गेट है हमारा मेन, वहाँ से प्रत्येक आदमी चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही अंदर आ रहा है। और अब यहाँ पे हम डीएफएमडी लगाएंगे, उससे ही जो है लोग अंदर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। धमकी के बाद पूरा कलेक्ट्रेट परिसर खाली करवाया गया। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की सघन तलाशी जारी है। प्रशासन ने लोगों को शांति बनाए रखने की भी अपील की है और उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन ने पूरे परिसर को तुरंत खाली कराया और डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी चला रही है और सभी कर्मचारियों को एहतियातन गेट के बाहर सुरक्षित निकाला गया, जिससे मुख्यालय में अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और फिलहाल किसी भी विस्फोटक की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और फिलहाल पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की सघन तलाशी जारी है। धमकी के बाद पूरा कलेक्ट्रेट परिसर खाली करवाया गया। नैनीताल और उत्तरकाशी में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम से उड़ाने की ये धमकी मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी जांच में जुटा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरिवंश का। हरिवंश, देखिए एक के बाद एक ये 2 धमकी भरे ईमेल आने से कोर्ट में हड़कंप मच गया। फिलहाल पूरा मामला क्या है और अब तक पूरे मामले को लेकर क्या जांच में कुछ निकलकर सामने आया है? ये देखिए, लगातार एक के बाद एक धमकी का सामना जो है अब कलेक्ट्रेट परिसर को करना पड़ रहा है। कल नैनीताल में जो है धमकी का सामना करना पड़ा और आज उत्तरकाशी में जो जब धमकी यहाँ पर मिली है बम फटने की, तो यहाँ पर जो है हड़कंप मच गया। हालांकि अभी कोई ऐसी जनहानि का नुकसान का जो है अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है। सभी कर्मचारियों को जो है पूरी टीम ने बाहर निकाल दिया है और ऐसी धमकी अपने आप में एक आम बात नहीं है। पूरी टीम, एंटी स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड टीम जो है मौके पर पहुंच गई है। कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधियों की जो है लगातार यहाँ पर
नजर बनाए रखी हुई है टीम। वहां पर पुलिस प्रशासन भी भारी तादाद में जो है मौजूद है। अब देखना ही होता है कि क्या इसके पीछे कोई बाकी कोई गिरोह है या कोई आतंकी हमले की जो है यहाँ पर बात की जा रही है, या फिर कोई जो है इस पर कोई शैतानी दिमाग यहाँ पर छुपा हुआ है जिसने कोई यहाँ पर हंसी मजाक के तौर पर जो है एक ईमेल करने का काम है। अब देखना ही होता है कि पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति का या उस गिरोह का जो है उसको गिरफ्त में कर पाती है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह से जो है कलेक्ट्रेट परिसर में बम से उड़ा देने की जो है धमकी यहाँ पर मिली है, अपने आप में एक आम बात नहीं है। आम बात नहीं है। देखिए आप, और अभी तक इस मामले में अभी तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है या फिर किसी ऐसे इंसान की गिरफ्तारी हुई है या फिर पुलिस को किसी पे शक हो कि बार बार आखिर धमकी क्यों दी जा रही है? जी बिल्कुल, लगातार कल नैनीताल और आज उत्तरकाशी के कलेक्ट्रेट परिसर में जो है धमकी मिली है। अब जो पुलिस प्रशासन है हर एंगल से जांच में जुटी है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी संदिग्ध जो गतिविधि है वहां पर उस पर नजर बनाए रखी हुई है पुलिस प्रशासन, और इस पर खास फोकस का पुलिस प्रशासन का है कि किसी भी तरीके की वहां पर कोई भी जनहानि देखने को ना मिले, अफरा तफरी से कोई जो है एक बड़ा हादसा देखने को ना मिले, तो इसी पे पुलिस प्रशासन जुटा है। हालांकि अभी कोई ऐसी गिरफ्तारी की या फिर कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है हर एंगल की से जांच जो है करने में जुटी है। फिलहाल मौके पर आप हैं, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान आया है इसको लेकर? जी, पुलिस प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि लगातार जो वहां पर एकदम से जब ये मेल आई और जब ये धमकी की जब सूचना आई, तो वहां पर एकदम से अफरा तफरी की सूचना जो है वहां पर एकदम से मच गई। अफरा तफरी की सिचुएशन में खास तौर से इस चीज पर नजर जो है बनाए रखना होता है कि किसी तरीके की कोई भी अफरा तफरी में कोई दबकर किसी का कोई हादसा ना हो जाए। तो वहां पर तुरंत मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची, जो है डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचा, एंटी बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंचा, और हर तरीके की यहाँ पर जो है सेंसरों से, अलग अलग सेंसरों से वहां पर जो है तलाशी की जा रही है। हर एक एरिया के हर एक कोने को जो है खंगाला जा रहा है कि कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई बॉम्ब प्लांट तो नहीं रखा गया। लोगों की तलाशी की जा रही है और हर तरीके से हर एंगल से वहां पर लगातार जो है चेकिंग जारी है। अब देखना ही होता है कि इसमें क्या कुछ मुख्य तथ्य निकल कर आते हैं कि वाकई में ही जो ये धमकी है क्या इसको कोई अंजाम देने की कोशिश कर रहा है या फिर सिर्फ एक शरारत करने की जो है कोई कोशिश कर रहा है। जी देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि फिलहाल जांच की जा रही है और ये पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि ये सचमुच में धमकी है या फिर ऐसे ही कोई शरारत है। नैनीताल के सरोवर कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल पुलिस की तरफ से और कोर्ट परिसर में अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, नैनीताल में भी सेम सिचुएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बम से उड़ा देने की जो धमकी यहाँ पर बनी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इसकी जांच में जुटी है। संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध गतिविधियों की एक के बाद एक धमकी की सूचना आना अपने आप में काम बात नहीं है। अब इसके पीछे जांच जो है बिठाई गई है कि एक बार पहले नैनीताल में धमकी आना, फिर उसके बाद उत्तरकाशी में धमकी आना। तो अब जो पुलिस प्रशासन है हर एंगल से जांच में जुटी है। क्या इसके पीछे कोई किसी बड़े गिरोह का काम है या फिर कोई एक व्यक्ति का काम है या किसी एक जो है बड़ी गैंग का यहाँ पर इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि जो भी इसके पीछे जो आरोपी होगा, जो मुख्य आरोपी होगा, वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। चलिए ठीक है, अब देखना होगा कि आखिर ये धमकी भरे संदेश क्यों आ रहे हैं और ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं और इस पर अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, कौन संदिग्ध है और क्या कुछ इस पर पुलिस कार्रवाई करती है, ये पता चलेगा आने वाले समय में। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हरिवंश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के कोर यूनिवर्सिटी में द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह उत्सव और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अभ्यर्थियों को डिग्रियां और उपाधियां प्रदान की गई। राज्यपाल ने युवाओं को बताया राष्ट्र निर्माण की ताकत। रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में द्वितीय दीक्षांत समारोह उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की आधारशिला है। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का भी आह्वान किया और कहा कि आज का युवा जागरूक होकर देश को नई दिशा दे रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एनके गोयल, चेयरमैन जेसी जैन और श्रेयांश जैन सहित विश्वविद्यालय परिवार भी मौजूद रहा। युवाओं को देखकर जिनको भी अवार्ड दिया उनके अंदर में जो वाइब्रेशन थी, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था,
उसके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी जो विद्या ज्ञान का जो जड़ है, जो धरोहर है, जो शिक्षा और ज्ञान की जो अंदर में पैशन है, वो बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे युवाओं को देखकर आज ऐसा लगा कि ये जो हमारी अमृत पीढ़ी है, ये अवश्य ही 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज ये भी एम्फसाइज किया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो विद्या है, या जो भी आपके अंदर स्किल है, तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक आपके साथ में उसके साथ में एक चरित्र निर्माण भी हो। हरिद्वार के लक्सर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भीड़ को देखकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना लक्सर के बालावाली रोड पर अकोड़ा कला गांव के पास की बताई जा रही है। अपनी छोटी लड़के की भाई की बहू को खाने के लिए बच्चा पैदा हुआ था लड़का, उनके लिए खाना लेकर आ रहे थे। गंदे नाले की पुलिया जो मिल की जो गंदे नाले की पुलिया, वहां पर एक्सीडेंट हुआ जी। चोट एक लड़के गए उनके, और उनके पापा तो एक्सपायर भी हो सकते हैं। सर, जो मेरा छोटा चाचा उनकी वाइफ का लड़का हुआ था, उनका खाने देने के लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल में, लक्सर भारत हॉस्पिटल में। और जैसे कि गंदा नाले की पुलिया पाए, ट्रैक्टर वाला था कि महाराजपुर का बताया जा रहा है, टक्कर मारी पीछे से ट्रैक्टर वाले ने, और टक्कर मारने के बाद उसने रोका नहीं। जो मौजूद था उनका लड़का उनके साथ, उसने बताया कि टक्कर मारने के बाद वो ट्रैक्टर वाले ने रोका नहीं और ट्राली का पहिया, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा पहले, फिर ट्राली के चढ़े। और मैंने वीडियो बनाई है सारी, मेरे पास सारा प्रूफ है। उसके बाद ट्रैक्टर वाले ने कुछ लड़कियों को धमकी भी दी, समय पे कोई उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं मिला। लोगिंदर है उनका नाम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रांतीय संज्ञा वाहन पर लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। आज धरने का 9वां दिन है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में जो प्रमुख अभियंता स्तर से ट्रांसफर होते थे, उन्हें प्रमुख अभियंता की ओर से शासन को भेजा जा रहा है, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। बताया गया कि कल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर देहरादून भी कूच करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपेक्षा करना चाहता हूं, क्या ये आला अधिकारी इस प्रदेश को हड़ताली प्रदेश बनाना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के बार बार जो है मांगों को श्रृंगार में लेते हैं, परंतु इनके हर धर्मिता अधिकारियों के, आला अधिकारियों के हर धर्मिता से कर्मचारियों को जो है करने किया जा रहा है और इनकी मांगों को यहाँ पर जो है नहीं मानने की वजह से हमारे कार्मिक यहाँ को हड़ताल पर डटे रहे हैं। और मैं मिनिस्ट्री फेडरेशन एसोसिएशन का जिला मंत्री होने के नाते मैं इनको जो पूर्ण समर्थन करता हूं। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, हमारा समस्त जनपद का मिनिस्ट्री फेडरेशन कर्मचारी आंदोलन रहेगा। एक सूत्री मांग है हमारी कि पारस्परिक स्थानांतरण प्रमुख अभियंता करे, परंतु प्रमुख अभियंता द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए हमारी ये धरना आज 9वें दिन धरना हमारा जारी है। आज हमारे क्योंकि कल हमारी देहरादून में हमारे लिए हम लोग देहरादून में भी भाग लेने के लिए आज देहरादून जाएंगे और आज हमारे फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में अध्यक्ष भी हुए हैं, क्योंकि अध्यक्ष की हमारे आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, तो उनका भी समर्थन यहाँ पर आया है। तो कुछ देर बाद हमारे महामंत्री जी भी हमारे यहाँ पर आ गए हैं फेडरेशन के, उनका भी हमें। हमारा 9वां दिन है। कार्य बहिष्कार केवल एक सूत्री मांग को लेकर हो रही है। हमारी पारस्परिक स्थानांतरण प्रमुख अभियंता की इतनी हठ धर्मिता हो गई है कि आज हम 9वें दिन भी कार्य बहिष्कार में हैं और इसी कारण हमें कल हम लोग यहाँ से सब प्रस्थान कर रहे हैं। कल हमारा परेड ग्राउंड से सचिवालय घेराव की रैली है। कितनी वार्ता हो गई है प्रमुख अभियंता महोदय से, लेकिन वही हठ धर्मिता अपने अपनाए हुए हैं। शासन को प्रकरण भेज रहे हैं, लेटर शासन को लिख रहे हैं, जबकि पूर्ण अधिकार हमारा प्रमुख अभियंता महोदय का है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव पूरे प्रदेश में जारी है। लगभग 15,000 अधिवक्ता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हरिद्वार सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान और पेशे को मजबूत करना बताया जा रहा है। बता दें कि पूरे उत्तराखंड से कुल 104 प्रत्याशी चुनाव
लड़ रहे हैं, जबकि हरिद्वार से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अधिवक्ता अपने जिले से प्रतिनिधि चुनकर उन्हें प्रदेश स्तर पर अपनी आवाज बनाने की उम्मीद जता रहे हैं। निर्वाचित सदस्य आगे चलकर काउंसिल के पदाधिकारियों के चयन में भी भूमिका निभाएंगे और अधिवक्ताओं की समस्याओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। उत्तराखंड बार काउंसिल में लगभग 23 कैंडिडेट्स का चुनाव होना है। हमारे हरिद्वार, ये चुनाव जिले वाइज है, हर जिले का अलग अलग जगह हो रहा है। हरिद्वार में लगभग 1100 वोटर्स की स्ट्रेंथ है। टोटल जो वोटर्स हैं लगभग 15,000 के करीबन है। हमारे हरिद्वार से 7 कैंडिडेट्स मैदान में और टोटल जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनकी संख्या 104 है। हमारे उत्तराखंड में अभी जो चुनाव है, पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है। आज ही वोटिंग होनी है। इसमें हमारे पूरे उत्तराखंड में लगभग 15,000 वकील इसमें वोट कास्ट कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड से 104 प्रत्याशी खड़े हैं। हरिद्वार से 8 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और जिनके सामने मतदान देना है और ये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के लिए सदस्य चुने जाएंगे। आगे चल के यही लोग हमारा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए एक सदस्य चुनेंगे, जिसके बाद ये संपन्न होने के बाद चुने जाएंगे। खबरों में आगे बात करेंगे पौड़ी की, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पाबौ ब्लॉक में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पाबौ पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पाबौ पुल से लेकर खुंडेश्वर मैदान तक विशाल जुलूस के साथ मंत्री का अभिनंदन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। खुंडेश्वर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 39 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से युक्त खुंडेश्वर मैदान के निर्माण की आधारशिला भी रखी और कहा कि इस मैदान के बन जाने से क्षेत्र के बच्चों को खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ के लिए एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य सहित कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों ग्रामीण भी उपस्थित रहे। जनता की बहुत सालों से डिमांड थी कि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब तो महिलाएं भी बहुत यहाँ पे एक्टिव हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आज स्टेडियम का जो हमने भूमि पूजन किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा ये स्टेडियम बन के तैयार होगा। और मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, तो मैंने उच्च शिक्षा विभाग से इस स्टेडियम को बना रहा हूँ ताकि सारे डिग्री कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे खेल कर सकें, इंटर कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद कई शहरों में छिपता फिर रहा था, लेकिन पैसों की तंगी उसे वापस अल्मोड़ा खींच लाई, जहां पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस के अनुसार 24 जनवरी 2026 को कोतवाली सोमेश्वर क्षेत्र के ग्राम रस्यारा गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कुंदन राम के रूप में की थी, जो दिव्यांग था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीईओ के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, सर्विलांस और तकनीकी टीमों की मदद से लगातार आरोपी की तलाश जारी रखी, जिसके बाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली सोमेश्वर में दिनांक 24 जनवरी को ग्राम रसेरा गांव में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना हमें मिली थी। इसमें जब हमने पूछताछ की और शिनाख्त की गई तो दिनांक 25/1/26 को मृतक ये कुंदन राम, इनके भाई हरीश राम द्वारा थाना सोमेश्वर में तहरीर दी गई थी। इसमें आरोपी दीपक पांडे के विरुद्ध जो है हमने धारा 103(1), 352 BNS तथा SC/ST एक्ट के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। चूंकि एक हत्या जैसा गंभीर अपराध था, इसलिए इसमें एडिशनल SP और हमारे सीओ साहब और कोतवाली सोमेश्वर की पूरी टीम, इसके अलावा इसमें टेक्निकल टीमें भी हमने जुटाई हुई थी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लोहाघाट से, जहां मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने का हिंदूवादी संगठन का कड़ा विरोध देखने को मिला। विहिप के नगर अध्यक्ष अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट में मुस्लिम समाज के पर्यटक आवास गृह के पास स्थित कब्रिस्तान में 45 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से टीन शेड और एक कक्ष और एक मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की तैयारी समुदाय विशेष की ओर से की जा रही है। विहिप के नगर अध्यक्ष ने कहा कि अगर कब्रिस्तान में नमाज पढ़ाई गई तो विहिप सहित समस्त हिंदूवादी संगठन इसका कड़ा विरोध करेंगे, जिसकी जानकारी उनकी ओर से मौखिक तौर पर प्रशासन को दे दी गई है। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के सख्त निर्देश पर सत्यापन अभियान जोरों पर है, जहां एसएसपी ने चार्ज संभालते ही 3 दिनों में कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें कि हर रविवार का अभियान अब मंगलवार को भी जारी है। पुलिस टीमें घर घर जाकर सत्यापन कर रही है। जनपद में शांति व्यवस्था मजबूत करने का संकल्प लिया है। सत्यापन अभियान के तहत जनपद में रह रहे सभी संदिग्ध लोगों की कुंडली तैयार करने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही एसएसपी भुल्लर ने स्पष्ट संदेश दिए हैं कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी बात को, लेकिन जो है ये बात मकान मालिक भी समझ रहा है इस बात को। कौन किस कमरे में ये रखा गया है सर? ये रुड़की में एमबीए छात्र के गंगनहर में डूबने की घटना के बाद आखिरकार छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। करीब 8 दिन तक चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां रुड़की में यह अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सर्च ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, जल पुलिस, स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें लगातार जुटी रहीं। और मोहम्मदपुर झाल के पास गंगनहर में युवक का शव बरामद किया गया। इससे पहले 2 बार नहर का पानी बंद किया गया था और एक बार फिर बड़े स्तर पर नहर का पानी रोककर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस अभियान में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के जवानों के साथ साथ लगभग 20 प्रोफेशनल गोताखोरों को विशेष रूप से बुलाया गया था, जिनमें देश के मशहूर गोताखोर भी शामिल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार प्रयासों और बड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद हो सका है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है, जिसके बाद प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थाना मुनिकीरेती पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध चरस के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। जहां एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान दोनों तस्करों को स्कूटी से चरस की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं एसएसपी एसटीएफ ने जनता से अपील की है कि नशे से दूर रहें और किसी भी प्रकार की नशा तस्करी की सूचना तत्काल पुलिस या एसटीएफ को दे। एसटीएफ ने स्पष्ट किया है कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 4 साल में कई विकास और जन कल्याण कार्य किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है। सीएम धामी ने कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में सरकार की ओर से अनेक विकास और जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं लाई गई हैं। चुनाव में अभी 1 साल बचा है, तो 1 साल की योजना पर भी काम होना है। उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें प्रदेश भर के लोग शामिल होंगे। आगे की रूपरेखा भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान। सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए, जन कल्याण के काम किए गए और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हो, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहाँ जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि
चुनाव तक का अभी शेष है। अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे, आगे की और रूपरेखा बनाएंगे। सर, क्या नई घोषणाएं भी इसमें हो सकती हैं? क्या कुछ है? कई योजनाओं पे काम भी चल रहा है। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव है उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।